अगली खबर की ओर। नैनीताल की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देशानुसार अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी विद्यालय, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थानों में अवैध नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक कालाडूंगी में कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वक्ताओं ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और साथ ही नशे के कारोबार करने वालों के बारे में पता चलने पर पुलिस प्रशासन को अवगत कराने की भी बात कही है। महेंद्र राज सिंह थाने से आए हुए हैं और उन्होंने बच्चों को जानकारी दी और छात्रों को बताया कि ड्रग से कैसे दूर रहा जाए और ड्रग में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कैसे शिकायत की जाए और कितने आर्टिकल 39 के तहत महिलाओं के साथ यदि किसी तरह ड्रग के व्यवहार होता उनको किस तरह फ्री सहायता दी जाए, ये सब पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है। लक्सर में एक बार फिर शुगर मिल में गन्ना लेकर जाने वाले वाहनों की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। गन्ने से लदे वाहन शुगर मिल गेट के लेकर लक्सर हरिद्वार रोड पर, खानपुर रोड पर, ओवरब्रिज पर भी करीब 1 किलोमीटर दूर तक खड़े हो गए हैं, जिसके चलते पूरा नगर जाम हो गया है। जाम में फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ साथ 108 एम्बुलेंस भी फंसी हुई दिखाई दी गई है। जाम से जहां यात्रियों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, वहीं स्थानीय लोग, खासतौर पर दुकानदार भी आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से खासी परेशान हैं। ये जाम रहता है यहाँ, ये मील की वजह से जाम लगता है। मील वाला सुनने को तैयार है। हमने प्रशासन को भी कई बार इसकी इत्तला दे दी, लेकिन प्रशासन भी यहाँ थोड़ी देर के लिए आता है, फिर आगे कुछ नहीं करता। डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल बैरियर पर स्थानीय लोगों के साथ ही उत्तराखंड के वाहनों को टोल टैक्स माफ करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के लच्छीवाला के पास मनी माई मंदिर पर बने टोल टैक्स बैरियर पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उत्तराखंड की जनता को टोल सर मुक्त करने की भी मांग की। उत्तराखंड सरकार के साथ ही केंद्र की सरकार से मांग करते हुए कहा कि डोईवाला में टोल बैरियर में क्षेत्र के लोगों के साथ ही उत्तराखंड के लोगों को टोल टैक्स में फ्री आने जाने की व्यवस्था दी जाए। भाग्य है कि राज्य भी हमारा है और हमारे ही लोगों पे आप टैक्स वसूली का जो है आपने बैरियर बना दिया है। यहाँ पे उत्तराखंड के मूल लोगों के लिए भी आपने ये नियम बना दिया कि वो भी लोग आने जाने का टैक्स देंगे। तो इसका उत्तराखंड क्रांति दल पुरजोर रूप से विरोध करता है और अगर सरकार इस पे कदम नहीं उठाती है तो 1 तारीख के बाद हम लोग फिर से यहाँ टेंट लगाकर बैठेंगे, धरना देंगे। डिमांड क्या है? क्या चाहते? डिमांड यही है कि जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं कम से कम उनसे तो आप टैक्स ना लें। जो बाहर से अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं उनसे आप टैक्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी खरीदने से पहले ही वाहन स्वामियों से सारे टैक्स पहले ही ले लिए जाते हैं। तो जब सारे टैक्स पहले ले लिए जाते हैं तो आप इस तरीके के टोल टैक्स लेने का क्या मतलब है? दूसरी बात है, हमारी ये डिमांड है उत्तराखंड क्रांति दल की कि डोईवाला शहर देहरादून से बिल्कुल लगा हुआ शहर है। यहाँ पे कोई बाहर से आने वाला यात्री नहीं है। अगर इनको बाहर से लगाना होता तो कोई हरिद्वार रोड की तरफ लगाते। तो ये सीधी सी ये है कि जो डोईवाला विधानसभा के जो लोग रोज अप डाउन करते हैं उनको बिना बात करके ये जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगर महीने में एक बार भी आप इस टैक्स को माने कि भाई एक मुश्त टैक्स 200-300 रुपये जो भी ये बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये टैक्स कहीं ज़्यादा है एक में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बनो रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। रुड़की स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू होने वाला है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 29 जनवरी को रुड़की स्टेट हाईवे का शिलान्यास करेंगे और केंद्रीय मंत्री निशंक के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए लक्सर विधायक संजय गुप्ता और सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने लक्सर में कार्यक्रम स्थल ट्रक यूनियन ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय मंत्री, हरिद्वार सांसद, यहाँ लक्सर रुड़की व बसेड़ी सराय रोड का उद्घाटन करेंगे और बहुत जल्दी यह रोड बनने वाली है। इस क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा और कल माननीय निशंक जी का कार्यक्रम है यहाँ।
ट्रक यूनियन पर और हजारों लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए इकट्ठा होंगे। इस रोड के लिए कल माननीय निशंक जी 4 बजे यहाँ ट्रक यूनियन मैदान में पहुँचेंगे और यहाँ आने के बाद वे सबसे पहले रुड़की तिराहे पे रुड़की बालावाली लक्सर का शिलान्यास करेंगे, फिर बसेड़ी से जो सराय रोड है उसका शिलान्यास करेंगे और कल ही से जो ठेकेदार हैं इन्हें ठेका हुआ है, कल ही से इन पे काम चालू हो जाएगा। उत्तराखंड के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्मश्री से सम्मानित होने पर पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय ने मेडिकल करियर में अनेक देशों फेलोशिप से ली है और अनेक साधारण रोगों का उपचार करके उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं। उनका नाम लिम्का बुक और गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी ने पद्मश्री डॉक्टर भूपेंद्र संजय से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों की घोषणा हुई तो उत्तराखंड की झोली में भी यह सम्मान आया और आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय। और आइए जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की और क्या अनुभव उनके रहे। जी सर, तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो आपने पद्मश्री सम्मान आपको मिला है इसको लेकर सर आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करूंगा, दर्शकों को भी नमस्कार करूंगा। मेरा मानना है पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना होती लेकिन सबको नहीं मिलता और जिसको मिल जाता है तो आप सोचिए कि आदमी चाहता क्या है। तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि क्योंकि हमें बहुत से सम्मान मिले लेकिन राष्ट्र से कोई सम्मान मिलना और इस तरह का सम्मान मिलना हर इंटेलेक्चुअल आदमी की इच्छा होती है कि उसे पद्म अवार्ड मिले। तो मैं उस ग्रुप में आ गया हूँ, उस कैटेगरी में आ गया हूँ और ये कुछ लोगों को ही मिलता है तो मैं आपको बड़ा सौभाग्यशाली मनाता हूँ और मैं राष्ट्र के लिए इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। बिल्कुल, तो सर अगला जो सवाल है मेरा सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपका जो सफ़र है चिकित्सा क्षेत्र का जो आपका यह सफ़र है इसकी शुरुआत सर कहाँ से हुई और जो आपकी प्राथमिक उपलब्धियां सर रही है इस क्षेत्र में वो सर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, मैंने MBBS तो कानपुर से किया है, MS ऑर्थोपेडिक PGI चंडीगढ़ से किया है। इसके बाद मैंने रेजिडेंसी सफदरजंग हॉस्पिटल से की। इसके बाद मैं 1 साल के लिए स्वीडिश गवर्नमेंट फेलोशिप पे गया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से, तो मैं स्टॉकहोम में रहा कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में। इसके बाद मैंने फ्रैक्चर में फेलोशिप की, वो स्विट्जरलैंड से की। कैंसर में की, वो मैंने जापान से की। और इसके बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो हमने की है और ट्यूमर सर्जरी वो USA से की है। और इसके बाद मैंने स्पाइन की जो फेलोशिप की है वो ऑस्ट्रेलिया से किया। और इलिजर ऑफ फेलोशिप भी एक बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है, बहुत अच्छी होती है, वो मैंने रशिया से की हुई। तो ये तो हमारा रहा शिक्षा का और प्रशिक्षण का रहा। इसके बाद मुझे बहुत से सम्मानों में जब हमारा अनुभव बढ़ गया तो मैंने अपने दुनिया के कम से कम सैकड़ों जगहों पर अपने जो अनुभव हैं उनको शेयर किया है। तो सर 40 साल के इतना लंबा सर आपका मेडिकल करियर रहा है तो सर कभी जो सर इतने क्रियाशील आप अपने पूरे के पूरे करियर में रहे हैं इसको लेकर सर जो आपके सर क्या सर जो आपकी जो इसके पीछे प्रेरणा रही है वो सर क्या रही है। देखिए, मैं आज भी मानता हूँ दो प्रोफेशन हैं जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक शिक्षा का एक स्वास्थ्य का। जो शिक्षक है वो और स्वास्थ्य में जो भी काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ डॉक्टर अकेले, जो स्वास्थ्य संबंध से या शिक्षा के संबंध में जो भी है वहाँ पे वो शिक्षा के स्कूल में यदि वो बंदा क्लर्क भी है तो भी बहुत अच्छा है। अस्पतालों में चाहे वो नर्स हो, वार्ड बॉय हो, वो भी तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे प्रोफेशन हैं कि मैं मानता हूं कि इसमें बहुत अच्छी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए। तो सर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जो आप हुए हैं और देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान सर आपको मिला है तो उसको लेकर सर आप समस्त जो प्रदेशवासी हैं उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं देखिए सबको यही एक ही संदेश देना चाहिए कि हम सब लोग परिवार की तो सेवा कर ही सकते हैं, समाज की भी कर सकते हैं, राष्ट्र की भी, प्रदेश की भी कर सकते हैं और इसको सेवा करने का साधन कोई और ना बनाइए, सिर्फ काम ही बनाइए। जिस काम में आप लगे हुए इस उद्देश्य से काम कीजिए कि जिससे किसी दूसरे की सेवा हो।
आज हमारे साथ थे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय, जिन्होंने इस सम्मान को लेकर उत्तराखंड राज्य को गौरवान्वित महसूस करवाया है और कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर्स की, ऐसे समाज सेवी की आज उत्तराखंड को, हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत अधिक आवश्यकता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज, देहरादून। नई दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के ट्रैक्टर मार्च में हुई अराजकता को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि 60 दिनों से लाखों किसान शांति पूर्ण तरीके से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और इसी बात से केंद्र की मोदी सरकार परेशान थी। किसान आंदोलन को बदनाम करने का अवसर नहीं मिल रहा था, इसलिए ट्रैक्टर मार्च में अराजक तत्वों ने घुसकर और सुनियोजित तरीके से हिंसा की वारदातों व लाल किले की घटना को अंजाम देकर मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम किया है। कर रहा हूं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष। कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुआ। अराजक तत्वों के साथ हम कभी नहीं है। लाल किले में केवल तिरंगा फहरा सकता है। लाल किले में जिसने भी कोई दूसरा झंडा फहराया है गलत काम है, उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा यह आरोप है कि मोदी जी के इशारे पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने यह काम किया। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड के किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील राठी को कार्तिक कुमार चेयरमैन को किसान कांग्रेस कमेटी का महासचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस के और दूसरे नेता भी वहां पर मौजूद थे। चेयरमैन ने कहा है कि प्रदेश महासचिव के पद मनोनीत होने के उपरांत आगे के समय कार्यभार की कड़ी को मजबूत करना और पद का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कार्तिक कुमार चेयरमैन ने कहा है कि 2022 के मिशन को देखा जाए तो विभिन्न पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी उन सभी से हटकर कार्य कर रही है। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज मुझे उत्तराखंड प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी की ओर से सुशील लाठी जी, जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं कांग्रेस कमेटी में, किसान मोर्चा में, उनके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा। और मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी अनुकंपा से मुझे आज प्रदेश महासचिव बनाया गया है कांग्रेस कमेटी का। मैं तन मन धन से कार्य करूँगा और जैसे कि मैं सामाजिक कार्यों में बड़ी बाती योगदान देता आया हूँ, इस 2000 मिशन में मैं पूरी टीम इस कार्य को करेगी। उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत उदार व्यक्ति है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जिम्मेदारी को बहुत मेहनत से, शिद्दत से पूरा करें। और राठी जी के नेतृत्व में किसान कांग्रेस को युवाओं के बीच में भी लोकप्रिय बनाएंगे। युवा किसान कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए तमाम जगह पर उनकी तारीफ की गई है, जिस पर अब डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि पुलिस के सामने काफी चुनौतियां हैं। जो गरीब, पीड़ित और असहाय लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना पुलिस का भी काम है। उनके सामने चुनौती भी है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाए। इसके लिए पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़कर काम करें। चुनौती यही है कि जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो ऐसा है, उसी के अधिकारों की रक्षा करना, उसी को न्याय दिलवाना, ये पुलिस का प्रमुख रोल है। तो उसी में हमने कहा है कि उसको आगे बढ़ करके इस भूमिका को निभाए पुलिस। उत्तराखंड में जल्द ही पुलिस में भर्तियां निकलने वाली हैं, जिसको लेकर डीजीपी अशोक कुमार अभी से ही सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में लगातार हो रहे घोटालों को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी जो भी परीक्षाएं होगी वे बड़े ही पारदर्शिता के साथ करवाई जाएंगी। यदि कहीं पर भी किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस समय सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दिया है कि जो हमारी रैंकर परीक्षा है पूर्णतया पारदर्शी तरीके से होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी, उसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। और दूसरा ये भी कहा है कि हमारे अभी इस प्रमोशन होने के बाद भर्ती की वैकेंसी होगी तो भर्तियां की जाएंगी, तो इनको निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराया जाए।
राजधानी की नई एसपी सिटी सरिता डोभाल ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सरिता डोभाल राजधानी की अब दूसरी एसपी सिटी होंगी। इससे पहले वे एसपी देहात का कार्यभार संभाल चुकी है। राजधानी दून की नई एसपी सिटी ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण पर होगी। 2005 बैच के सीनियर पीपीएस अफसर सरिता डोभाल कोटडार व राजधानी दून में एसपी तैनात हैं। जैसे अहम पदों पर रहकर काम भी कर चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि एसपी देहात रहते हुए किडनी रैकेट से खुलासे में सरिता डोभाल का अहम रोल था। डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और क्राइम प्रिवेंशन तो प्राथमिकता रहेगी ही। इसके साथ ही महिला सुरक्षा पर भी मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से महिला सुरक्षा और उत्पीड़न की बातें आती हैं तो उस पर मेरा फोकस रहेगा। इसके अलावा जो पहले से यहाँ जो अच्छे काम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाना और उन पर आगे से काम करना, ये मेरी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। देखिए, इसमें यह है कि जो कंप्लेनेंट कोई भी अगर आता है, पुलिस के पास आता है, तो उसकी समस्या को सुनना और उसका समाधान करना, ये सबसे बड़ा एक तो चुनौती भी है और यही मेरी प्राथमिकता भी रहेगी कि किसी भी जो भी व्यक्ति थाने में या चौकी पे आ रहा है उसकी बात को पूरी गंभीरता से सुनना और उसका समाधान करना। अगली खबर की ओर। तेलंगाना में बिजली के संकट को दूर करने के लिए तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स हरिद्वार ने विद्युत उत्पादन के लिए 800 मेगावाट के टर्बो जनरेटर बनाने की एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि इससे पहले बीएचईएल ने कई बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कोरोना के कारण बीएचईएल को काफी उत्पादन क्षमता घटाने से नुकसान उठाना पड़ा था। बीएचईएल के कार्यपालक निर्देशक संजय गुलाटी ने बताया है कि तेलंगाना के यदाधरी प्रोजेक्ट के लिए 800 मेगावाट के 5 टर्बो जनरेटर बनाने का ऑर्डर बीएचईएल को प्राप्त हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा टर्बो जनरेटर है। इसको बनाने के लिए बीएचईएल को यह गौरव प्राप्त हुआ है। पावर प्लांट का ये तीसरा जनरेटर है जो ऑनरेबल डायरेक्टर तेलंगाना साहब ने आज फ्लैग ऑफ किया है, और उनके साथ उनकी टीम है। जितना हमको ऑर्डर बुक तेलंगाना से मिला है और जितना विश्वास उन्होंने हम पर जताया है, शायद ये एक मिसाल है, और यही कारण है कि हम इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। मैं तहे दिल से बीएचईएल हरिद्वार की तरफ से इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिज़नेस ऐसे ही अच्छा आगे चलेगा और हम एक दूसरे के दोनों के सार्थक और पूरक बनेंगे। धन्यवाद। स्पेशल कंसाइनमेंट है, लगभग जैसे बताया 460 टन लगभग इसका वेट है। इसको साइट पर पहुंचने में लगभग 10 महीने लगेंगे। पहले यहाँ से पोर्ट जाएगा, पोर्ट से बार्ज पे जाएगा, बार्ज से फिर ट्रक पे शिफ्ट होगा। इस तरीके से लंबी जर्नी है, और ये चूँकि बीच में कुछ शिपमेंट नहीं हो पा रहा था, काम में भी थोड़ी सी मंदी आ गई थी, क्योंकि कोरोना केसेस भी कुछ थे, मगर अब ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। Telangana State Generation Corporation, established in 2014. After that, this 5 into 800 megawatt we wanted to establish at Yadadri Thermal Power Plant. In that, 5 units of each 800 megawatt has been placed order on BHEL. This is the third generator. Already the 2 generators were flagged off and reached. One of them has already reached at site. गुरुकुल कांगड़ी 2021 में विश्व स्तरीय औषधि पादप महाकुंभ करने जा रहा है। इसे ग्रीन कुंभ का नाम दिया गया है। इसकी तैयारियों को लेकर सम विश्वविद्यालय के बेजस के विभागाश एवं औषधि पादप के वैज्ञानिक प्रोफेसर सतेंद्र कुमार राजपूत और संस्थान के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने संयुक्त रूप से औषधि पादप महाकुंभ के लिए वर्चुअल स्टूडियो खोलने की जानकारी दी है। कुलपति ने बताया है कि उत्तराखंड में बहुत सारी औषधियां हैं जिनका शोध कार्य होना बहुत आवश्यक है। कोरोना महामारी जैसी बीमारी में आयुर्वेदिक दवाएं इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर साबित हुई हैं और सम विश्वविद्यालय प्राचीन संस्था है। प्रोफेसर सतेंद्र कुमार ने कहा है कि ग्रीन कुंभ जनवरी 2021 से अप्रैल तक चलेगा। इसमें पादप औषधि का रोपण, वेबिनार, स्वास्थ्य शिविर, गंगा शोधन एवं सर्वधन रेडियो वार्ता, औषधि पादप और चर्चा की जाएगी और वेद एवं योग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए हमने लाइव स्टूडियो बनाया है जो कि मददगार साबित होगा। का ये स्टूडियो जिसमें हम बैठ कर के देश के लिए एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वयं एक राष्ट्रीय संस्था है
जो उन सभी मानकों के आधार पर जिसकी परिकल्पना या जो संकल्प हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने, आज़ादी के दीवानों ने लिया था, उसका यदि कहीं क्रियान्वयन किसी संस्था में सर्वांगीण रूप से होता है तो वो गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय रहा है। ये स्टूडियो आप जैसे जान रहे हैं हरिद्वार में महाकुंभ जिसकी स्पिरिचुअल बहुत महत्ता है, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान कुंभ आयोजित कर रहे हैं जो 14 जनवरी से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक जाएगा। तो इसमें देश विदेश से आने वाले विद्वान जन आएँ और कभी कभी समय के अभाव में अगर वो लाइव सेशन नहीं दे पाएँ तो हम उनका सेशन को रिकॉर्ड करें, या फिर जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश वर्चुअल मोड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो यहीं से हम जितने भी ज्ञान विज्ञान के सेशन होंगे वो हम जन जन तक लाइव स्टूडियो के थ्रू पहुंचाएंगे। जो